बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ आतिफ अहमद, योर फिज़िक्स टीचर। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी को स्टार्ट करने से पहले हम बात कर लेते हैं एनर्जी के बारे में। एनर्जी क्या होती है? एनर्जी कहते हैं एबिलिटी टू डू वर्क, काम करने की सलाहियत। अगर कोई बॉडी काम करने की सलाहियत रखती है तो उसमें एनर्जी है। अगर कोई बॉडी काम करने की सलाहियत नहीं रखती तो भाई उसमें एनर्जी नहीं है। एक छोटी सी एग्जांपल से इसको समझते हैं। बच्चों, हमारे पास ये दो बॉल्स हैं, एक ये वाइट और एक ये लाइनिंग वाली, दोनों रेस्ट पे हैं। ठीक है, मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, क्या ये बॉल वर्क करने की सलाहियत रखती है? क्या ये इस बॉल के ऊपर एक फोर्स F लगा के इसको डिस्प्लेस करा सकती है? तो आपका आंसर होगा नो। तो फिर इसके अंदर अगर एबिलिटी नहीं है वर्क करने की तो एनर्जी भी नहीं है। ठीक, अच्छा, अब मैं क्या करता हूं कि इस बॉल को उसी तरह रेस्ट में रहने देता हूं और इस वाइट बॉल को यहां से मूव कराता हुआ लेके आता हूं। अब ये वाइट बॉल मूव करते हुए आ रही है और आके ये इसको ऐसे हिट करती है। जब ये हिट करेगी तो इसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई करेगी F, ठीक है, और ये बॉल यहां से डिस्प्लेस होके अपनी इस पोजीशन से यहां पहुंच जाएगी, कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर करेगी। ये डिस्प्लेसमेंट है हमारे पास D। अब इस बॉल ने इसके ऊपर फोर्स F अप्लाई की, ठीक है, और उसको डिस्प्लेस कराया थ्रू सम डिस्प्लेसमेंट D, ठीक है, तो उसने वर्क किया। अब इसके पास जो है वो वर्क करने की एबिलिटी थी, तो इसका मतलब इसमें एनर्जी थी। बात समझ गए? पहले इसमें वर्क करने की एबिलिटी नहीं थी तो इसमें एनर्जी भी नहीं थी। अब जब ये मूव करते हुए आ रही है तो अब इसके पास एबिलिटी है कि ये वर्क कर सकती है, तो अब इसके पास एनर्जी है। अब ज़रा सोचो कि इसके पास ये एनर्जी कहाँ से आई, क्या वजह है? वही बॉल है, ठीक है, पहले उसमें वर्क करने की सलाहियत नहीं थी, एनर्जी नहीं थी, अब उसके पास एनर्जी आ गई है। क्यों आई है? ये एनर्जी आई है इसकी मोशन की वजह से। तो किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर उसकी मोशन की वजह से जो एनर्जी होती है उस एनर्जी को हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। इसको हम यूं डिफाइन करेंगे, एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, ये बॉल रेस्ट पर थी, काम करने की सलाहियत नहीं है, वर्क नहीं कर सकती, एनर्जी नहीं है। वही बॉल जब मूव करते हुए आई तो अब उसके पास काम करने की सलाहियत है, वो वर्क कर सकती है, उसने करके दिखाया, तो अब इसके पास एनर्जी है। और एनर्जी क्यों आई है? इसकी मोशन की वजह से आई है। ठीक, तो इसको हम काइनेटिक एनर्जी कहेंगे। एग्जाम्पल आप बता सकते हैं जी, एनर्जी पोजेस्ड बाय अ मूविंग ऑब्जेक्ट या मूविंग बॉल। कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट, उसके पास जो एनर्जी होती है वो काइनेटिक एनर्जी कहलाती है। अब बच्चों, यहां से एक शार्ट क्वेश्चन पेपर में अक्सर पूछा जाता है कि काइनेटिक एनर्जी किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। जब मैं इसकी डेरिवेशन कंप्लीट करूंगा तो आप फार्मूला देखेंगे, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ mv²। इसके अंदर दो चीज़ें हैं, एक मैस और एक वेलोसिटी। यही दो फैक्टर हैं जिनके ऊपर काइनेटिक एनर्जी डिपेंड कर रही होती है। नंबर 1 मैस, नंबर 2 वेलोसिटी। तो मैंने यहाँ पर मेंशन किया है, नंबर 1 फैक्टर क्या है? मैस ऑफ द मूविंग बॉडी, नंबर 2 वेलोसिटी ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट या मूविंग बॉडी। ठीक है, अच्छा, अब हम वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जी मैस ऑफ द मूविंग बॉडी। बच्चों, एक बात ध्यान से सुन लो, जो बॉडी डिफिकल्ट टू स्टॉप होती है, ठीक है, उसके पास ज़्यादा एबिलिटी होती है कि वो वर्क कर सके, तो उसका मतलब उसमें एनर्जी भी ज़्यादा होगी। जो बॉडी इजी टू स्टॉप होती है, आसानी से रुक जाएगी, वो ज़्यादा वर्क भी नहीं कर सकती, उसमें एनर्जी भी कम होगी, क्योंकि काम करने की सलाहियत की तो हम एनर्जी कहते हैं ना। अब अगर वो ज़्यादा वर्क करने की सलाहियत रखती है तो ज़्यादा एनर्जी होगी, ठीक है, अगर वो कम वर्क करने की सलाहियत रखती है तो कम एनर्जी होगी। ठीक है, तो याद रख लो ये बात कि जो बॉडी आसानी से ना रुके, डिफ़िकल्ट टू स्टॉप हो, वो ज़्यादा वर्क करने की सलाहियत रखती है। जो बॉडी आसानी से स्टॉप हो जाए, इजीली रुक जाए, वो बॉडी काम करने की सलाहियत कम रखती है। इसलिए हम कहते हैं कि इसमें एनर्जी कम है। ठीक है, अब जब हम बात करते हैं मैसेस की, एक मैसिव ऑब्जेक्ट है, एक लाइट ऑब्जेक्ट। एक बड़ा ऑब्जेक्ट है, लाइक फुटबॉल ले लीजिए, और एक तरफ टेनिस बॉल ले लीजिए। इसका मैस कम है, फुटबॉल का मैस ज़्यादा है। ठीक है, अब आप मुझे बताइए, अगर ये दोनों सेम स्पीड के साथ या सेम वेलोसिटी के साथ आपकी तरफ आ रहे हों तो किसको रोकना मुश्किल होगा? डेफिनेटली मैसिव बॉडी को, यानी फुटबॉल को। ठीक है, उसको रोकना, डी एक्सेलरेट करना मुश्किल होगा, क्योंकि न्यूटन ने हमें एक बात बताई थी कि मैस का एक्सेलरेशन के साथ एक इन्वर्स रिलेशन है। समझ गए?
जितनी ज़्यादा बॉडी मैसिव होगी उतना उसको डी एक्सेलरेट करना मुश्किल होगा, उसकी वेलोसिटी को चेंज करना उतना ही मुश्किल होगा। बात समझ गए? ओके, तो फुटबॉल जो है वो मैसिव ऑब्जेक्ट है, वो डिफ़िकल्ट टू स्टॉप होगा, ठीक है, इसीलिए वो ज़्यादा वर्क करने की एबिलिटी रखेगा और उसी के पास ज़्यादा एनर्जी होगी। जबकि जो टेनिस बॉल है वो हल्की है, उसका मास कम है, वो इजी टू स्टॉप है। अगर वो इजी टू स्टॉप है तो वो ज़्यादा वर्क नहीं कर सकती, इसलिए उसके पास एनर्जी कम है, ठीक है। अच्छा जी, तो यहाँ पर मैंने बताया है अ टेनिस बॉल एंड अ फुटबॉल मूविंग विद सेम वेलोसिटी, फुटबॉल हैव द ग्रेटर एबिलिटी टू डू वर्क ड्यू टू इट्स ग्रेटर मास बिकॉज इट इज़ डिफिकल्ट टू स्टॉप, इसको रोकना मुश्किल है, सो हैव मोर एनर्जी एज कंपेयर टू टेनिस बॉल। सही है। दूसरा तरीका ये है बच्चों, आप फार्मूला लिखेंगे यहाँ पर और बताएंगे देखिए काइनेटिक एनर्जी इधर न्यूमरेटर में है और मास इधर भी न्यूमरेटर में है, राइट लेफ्ट पे दोनों भी देख लीजिए। अगर इस तरह की सिचुएशन हो तो फिर मास का काइनेटिक के साथ एक डायरेक्ट रिलेशन बनता है। अगर मास बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, ठीक, बात समझ गए। मास कम तो काइनेटिक एनर्जी भी कम हो जाएगी। तो इस तरह भी आप इस चीज़ को एक्सप्लेन कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट, वेलोसिटी ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट या मूविंग बॉडी। मैं फिर वही पॉइंट दोहराऊंगा यहाँ पर कि जो ऑब्जेक्ट डिफ़िकल्ट टू स्टॉप होगा, ठीक है, वो ज़्यादा एबिलिटी रखेगा वर्क करने की, उसी में ज़्यादा एनर्जी होगी। अब अगर एक ऑब्जेक्ट जो है वो आपके पास, दो ऑब्जेक्ट ले लीजिए सेम मास के, एक आपकी तरफ आ रहा है आहिस्ता आहिस्ता से, एक आ रहा है तेज़ी के साथ, स्पीड के साथ आ रहा है, सही है। अब रोकना किसको मुश्किल होगा? जो आहिस्ता आहिस्ता आ रहा है उसको रोकना मुश्किल होगा, या जो हाई वेलोसिटी के साथ आपकी तरफ आ रहा है उसको रोकना मुश्किल होगा? डेफिनेटली जो ऑब्जेक्ट आपकी तरफ तेज़ी से बढ़ रहा है उसी को रोकना मुश्किल होगा, वही डिफ़िकल्ट टू स्टॉप है, ठीक है। तो जो डिफ़िकल्ट टू स्टॉप होता है वो ज़्यादा वर्क करने की सलाहियत रखता है, ठीक है, और उसी में एनर्जी जो है वो ज़्यादा होगी, सही है। तो मैंने यहाँ मेंशन किया है टू बॉल ऑफ सेम मास बट डिफरेंट वेलोसिटीज़, दो मैसेज हैं सेम मैसेज हैं, डिफरेंट वेलोसिटीज़ है उनकी, एक जो है वो आहिस्ता आहिस्ता मूव करता हुआ आ रहा है और एक तेज़ी के साथ मूव करता हुआ आ रहा है, ठीक है। अ बॉल विद ग्रेटर वेलोसिटी हैज़ ग्रेटर एबिलिटी टू डू वर्क बिकॉज इट इज़ डिफ़िकल्ट टू स्टॉप, उसको रोकना मुश्किल है, सो इट हैज़ ग्रेटर एनर्जी। जिसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी, ठीक है, उसी में एनर्जी भी ज़्यादा होगी, ठीक है। अब ज़रा यहाँ पर देखिए, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। अब वेलोसिटी का यहाँ भी काइनेटिक एनर्जी के साथ एक डायरेक्ट रिलेशन है। अगर वेलोसिटी बढ़ी तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, क्यों? क्योंकि जो इक्वल की एक तरफ इधर ये नोमिनेटर में है और इक्वल की दूसरी तरफ वो उधर भी नोमिनेटर में, दोनों नोमिनेटर में है, तो इनका आपस में डायरेक्ट रिलेशन है। एक बढ़ा तो दूसरा भी बढ़ेगा, एक कम हुआ तो दूसरा भी कम होगा, समझ के? ओके जी, अब हम आ जाते हैं जी इसकी डेरिवेशन की तरफ। तो प्यारे बच्चों, डेरिवेशन से पहले आपको मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि हमारे पास जो एनर्जी है ना, एनर्जी उसको ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं और ना ही हम एनर्जी को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। हम एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। हम एनर्जी को वर्क में चेंज कर सकते हैं, वर्क को एनर्जी में चेंज कर सकते हैं, ठीक। अच्छा, अब अगर किसी बॉडी में एनर्जी आ गई है तो वो एनर्जी उसने क्रिएट नहीं की होगी, उसके ऊपर कहीं से वर्क हुआ होगा, फोर्स लगी होगी, उस बॉडी को डिस्प्लेस कराया होगा, यानी वर्क हुआ, और उसके बदले में उसके अंदर जो है वो काइनेटिक एनर्जी आई होगी, ठीक है, बात समझ गए। तो अब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं एक बॉल की, ठीक है, उसके ऊपर हम फोर्स लगाते हैं, चाहे वो बैट से लगाओ, चाहे वो खुद फेंको उस बॉल को, किसी भी तरह किक लगाओ, कुछ भी करो। वो बॉल रेस्ट पर थी, हमने उसके ऊपर फोर्स अप्लाई की, फोर्स लगाई, उस बॉडी ने मूव करना शुरू कर दिया, ठीक है, बात समझ गए। अब वो मोशन में आ गई है, सही है, तो आपने फोर्स लगाई, वो डिस्प्लेस हुई, तो आपने वर्क किया, आपका ये किया हुआ वर्क उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी की सूरत में स्टोर होगा। अब मोशन की वजह से जो उसमें एनर्जी है ना, जो मोशन की वजह से एनर्जी है, वो एनर्जी बेसिकली आपके किए हुए वर्क की वजह से आई है, ठीक है, यानी काइनेटिक एनर्जी आपके किए हुए वर्क की वजह से ही आई है, ये बात याद रखिएगा। चलिए जी, अब हम इसकी डेरिवेशन की तरफ बढ़ते हैं और हम भी सपोज करते हैं कि एक बॉल है जो इनिशियली एट रेस्ट है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, ठीक है, उसके ऊपर एक फोर्स लगाई गई है F और उसको डिस्प्लेस कराया गया है थ्रू सम डिस्प्लेसमेंट S। अब S डिस्प्लेसमेंट कवर करने के बाद उसकी वेलोसिटी चेंज हो गई है, अब नई वेलोसिटी को बोलेंगे VF। जाहिर सी बात है, पहले वो रेस्ट पे थी, अब जब किक लगा दी आपने या उसको बैट से हिट कर दिया, सही है, तो अब जो है वो उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी और वो कुछ फासला भी तय करेगी, समझ गए। लेकिन एक बात यहाँ पर बता दूँ, वो आपने ये सपोज करना है कि जब आपने बॉडी पर वर्क किया तो जो भी आपने वर्क किया वो सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी की सूरत में ही गया, किसी और फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हुआ। रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता। लाइक आप एक बॉल को बैट से हिट करते हो, आपने बैट से उसके ऊपर फोर्स लगाई है, राइट,
तो क्या आपको टक की आवाज़ नहीं आएगी, साउंड सुनाई नहीं देता? तो साउंड क्या है? एनर्जी है। कुछ हिस्सा उसका साउंड की सूरत में जाता है, कुछ हिस्सा हीट की सूरत में जाता है। लेकिन हम यहाँ पर ये सपोज करेंगे कि भाई ना तो साउंड प्रोड्यूस हुई है ना हीट प्रोड्यूस हुई है, या वो इतने कम है कि हम उनको इग्नोर कर सकते हैं, राइट। तो जितना भी हमने वर्क किया वो सारे का सारा काइनेटिक एनर्जी की सूरत में बॉडी में स्टोर हुआ, ठीक है, या काइनेटिक एनर्जी की सूरत में बॉडी को मिल गया, ये कह लीजिए, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर मेंशन किया ये सारे पॉइंट। कंसीडर अ सिचुएशन इन विच ऑल द वर्क डन ट्रांसफर ओनली काइनेटिक एनर्जी। जितना भी वर्क किया वो सिर्फ काइनेटिक एनर्जी की सूरत में बॉल को मिलेगा, ठीक है। अच्छा जी, बॉल इज इनिशियली एट रेस्ट, वी आई उसकी जीरो है, एंड हॉरिजॉन्टल फोर्स एफ इज अप्लाइड टू मूव इट थ्रू सम डिस्प्लेसमेंट एस। हमने उसके ऊपर एक हॉरिजॉन्टल फोर्स एफ लगा दी, उसको मूव कराया थ्रू सम डिस्प्लेसमेंट एस, एंड इट अचीव द फाइनल वेलोसिटी वी एफ। इसने कुछ फाइनल वेलोसिटी अचीव कर ली, वी एफ है, ठीक है। ये वो बॉल है, एम उसका मैस है, एफ उसके ऊपर फोर्स लगी, शुरू में वेलोसिटी वी आई यानी रेस्ट पर थी, हमने फोर्स लगा दी, बॉडी एक्सेलरेट हुई, एक्सेलरेशन ए है, और कुछ फासला एस तय करने के बाद उसकी जो वेलोसिटी है वो वी एफ है, फाइनल वेलोसिटी, इसको हम वी से डिनोट कर देते हैं, ठीक है। अब हम इसकी डेरिवेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। प्यारे बच्चों, सबसे पहला पॉइंट वही है कि जो आपने उसके ऊपर वर्क किया वो इन दी फॉर्म ऑफ एनर्जी उसमें आया है, उसमें जो एनर्जी है काइनेटिक एनर्जी वो आपके किए हुए वर्क की वजह से है, राइट। अच्छा, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क, ये स्टेप नंबर 1 है। अब 2 स्टेप बाकी हैं इसके, बहुत ही आसान डेरिवेशन है इसकी। पहला स्टेप आपने ये बता दिया भाई आपका किया वो वर्क ही इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी की सूरत में मौजूद है। सो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क, राइट, ओके। अब इसके अंदर 2 चीज़ें हैं। जो वर्क है ना, वर्क होता है जी हमारे पास फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में हो तो सिंपल ही फोर्स को मल्टीप्लाई कर दो डिस्प्लेसमेंट के साथ तो आपको वर्क मिल जाता है। जैसे यहाँ पर हॉरिजॉन्टल फोर्स है, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है, दोनों एक ही डायरेक्शन में है, इसलिए वर्क बिल्कुल आसानी से मिलेगा एफ इंटू एस, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब ये जो इक्वेशन मिल गई आपको, इक्वेशन नंबर 1, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एफ इंटू एस। आपने सिर्फ एफ की वैल्यू और एस की वैल्यू पुट करनी है, आपकी काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन डराइव हो जाएगी, सही है। अब ये था स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 पे क्या करेंगे? सेकंड लॉ है जो न्यूटन का, एफ इज इक्वल टू एम ए, वहां से एफ की वैल्यू निकाल के यहां पे पुट करनी है। सेकंड स्टेप पे सेकंड लॉ का इस्तेमाल करेंगे, राइट। और थर्ड स्टेप पे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, उसका इस्तेमाल करते हुए आपने एस की वैल्यू पुट कर देनी है। लो जी, बस इतना सा काम है। क्या बताया मैंने? स्टेप नंबर 1 क्या है कि आपका किया वो वर्क इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी उसमें आया, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क, तो वर्क की जगह लिखा एफ इंटू एस। स्टेप नंबर 2 क्या है? इस फोर्स की वैल्यू पुट करना न्यूटन सेकंड लॉ से। स्टेप नंबर 3 क्या है? इस एस की वैल्यू पुट करना थर्ड इक्वेशन से। यानी सेकंड स्टेप पे सेकंड लॉ का इस्तेमाल करेंगे और थर्ड स्टेप पे थर्ड इक्वेशन का इस्तेमाल करेंगे। इक्वेशन फिनिश, ठीक है। चलिए जी, तो मैंने यहाँ पर जब बॉडी पे फोर्स अप्लाई की, तो जब भी बॉडी पे नेट फोर्स अप्लाई की जाती है तो उसमें एक्सेलरेशन आ जाता है न्यूटन के लॉ के मुताबिक, ठीक है। तो हमने यहाँ पर लिख दिया न्यूटन का सेकंड लॉ, एफ इज इक्वल टू एम ए, इसका हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो ये आगे जी एफ की वैल्यू सीधी सीधी उठा के इसके यहाँ पर फोर्स की जगह हम पुट कर देंगे, ठीक है। अच्छा जी, अब इसने कुछ डिस्प्लेसमेंट भी यहाँ से यहाँ तक कवर किया, उसको कैलकुलेट करने के लिए हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का इस्तेमाल करेंगे। 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से s की वैल्यू निकालनी है, 2a जाके नीचे डिवाइड हो जाएगा, ये आगे s की वैल्यू ये भी आपने पुट कर देनी है s की जगह पे, बस इतना सा काम है। तो देखिए ये आगे आपके पास काइनेटिक एनर्जी एज इट इज, ठीक है। अब यहाँ पर f की जगह पर उसकी वैल्यू पुट होगी ma, और यहाँ पर s की जगह पर थर्ड इक्वेशन से उसकी वैल्यू पुट कर दीजिए। अब बात जरा ध्यान से सुनना, इनिशियल वेलोसिटी बॉडी की क्या थी? 0। इनिशियली वो रेस्ट पर था, तो ये वी आई आपका हो जाएगा 0। इधर समझो ये है ही नहीं है, ये वी आई खत्म, यहीं पे खत्म। क्या रह गया आपके पास? वी एफ का स्केयर रह गया, नीचे 2a रह गया, उधर एम ए रह गया। उसके बाद देखो ये आपका जो एक्सेलरेशन a है, यहाँ से इस a के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, a से कट गया, सही है। अब क्या रह गया आपके पास? m रह गया, नीचे 2 रह गया, और ऊपर वी एफ का स्क्वेयर रह गया। अब वी एफ किसके इक्वल था? वी एफ हमने v सपोज किया था, फाइनल वेलोसिटी कितनी है? v, सिंपल सा उसको नाम दे दिया था v का, ठीक है। तो अब क्या किया जी, ये जो नीचे 2 है डिनोमिनेटर में, इसलिए लिखा 1/2। ये m बचा हुआ था, यहाँ लिख दिया m। ये वी एफ का स्क्वायर था, वी एफ क्योंकि v के बराबर था तो यहाँ पे लिख दिया v का स्क्वायर, ठीक हो गया। तो आपके पास ये फार्मूला बन गया, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी का स्क्वायर। ये थी इसकी आसान सी सिंपल सी डेरिवेशन, ठीक है। अच्छा बच्चों, अब एक और आखिरी पॉइंट है काइनेटिक एनर्जी की नेचर के हवाले से। तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो हमारे पास स्केलर है, स्केलर इन नेचर, बात समझ गए? ओके,
जितनी भी फॉर्म ऑफ एनर्जीज हैं, ठीक है, वो आपके पास स्केलर होती हैं। इसी तरह काइनेटिक एनर्जी भी एक स्केलर है। अब क्वेश्चन अक्सर ये आता है कि जब हम एक वेक्टर को उसके साथ कोई स्केलर नंबर मल्टीप्लाई करते हैं या कोई स्केलर मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको बदले में वेक्टर ही मिलता है। फॉर एग्जांपल आपके पास एक डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट है जी हमारे पास टूवर्ड एक्स एक्सिस ऐसे, ठीक है, 1 मीटर का। अब इसके साथ अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ एक नंबर को जो कि एक स्केलर है, तो ये क्या बन जाएगा जी, 2 मीटर का वेक्टर बन जाएगा, यानी इसका जो एम्पलीट्यूड है वो बढ़ जाएगा, डायरेक्शन वही रहेगी, तो अभी आपको वेक्टर मिला। बट यहाँ पे आपको जो है वो जो वेलोसिटी के साथ ये मल्टीप्लाई हो रहा है, मैथ जो कि स्केलर है और 1/2 भी एक नंबर है तो स्केलर है, ठीक है, तो फिर हमें स्केलर क्यों मिलेगा? तो उसका आंसर ये है कि यहाँ पर v का स्क्वायर है, यानी v की v के साथ मल्टीप्लिकेशन है। और वेक्टर की मल्टीप्लिकेशन दो तरह की होती है, एक डॉट प्रोडक्ट, एक क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। अगर क्रॉस प्रोडक्ट होती है तो सेम वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट वैसे 0 होती है, ठीक है, सेम वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट 0 होती है। तो ये जो v का स्क्वायर है ना, ये हमारे पास v और v की डॉट प्रोडक्ट है, समझ गए। ये भी हमारे पास वेक्टर v, ये भी वेक्टर v और v की क्या है, ये डॉट प्रोडक्ट है। a डॉट b का फॉर्मूला लगा लीजिए यहाँ पर, a का मैग्नीट्यूड, b का मैग्नीट्यूड। अब क्योंकि दोनों ही सेम है ना, v a वेक्टर की जगह पर भी v है और b वेक्टर की जगह पर भी v है, ठीक है। फार्मूला क्या होता है हमारे पास, आपको याद होगा जी, a वेक्टर डॉट b वेक्टर इज इक्वल्स टू a मैग्नीट्यूड इंटू b मैग्नीट्यूड इंटू कॉज ऑफ थीटा, ये होता है फार्मूला, सही है। तो अब a और b की जगह पे हमारे पास v है, तो v का मैग्नीट्यूड देन v का मैग्नीट्यूड, ठीक है, और उसके बाद कॉज ऑफ 0 डिग्री, क्योंकि एक भी v है दूसरा भी v, दोनों सेम है, सेम वेक्टर है, डायरेक्शन भी सेम होगी, यानी पैरेलल होंगे। अगर पैरेलल होंगे तो फिर एंगल थीटा 0 होगा। तो कॉस 0 पे होता है 1, कॉस 0 पे 1 होता है, 1 इंटू वी, ये बन जाएगा v का स्केयर, समझ गए। तो ये हमारे पास स्केलर ही है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv का स्केयर। अब यहाँ पर जो v का स्केयर है वो बेसिकली v की v के साथ डॉट प्रोडक्ट है, इस वजह से हमें ये एक स्केलर मिल गया। तो ये था बच्चों हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है या किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप ज़रूर पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाजमी से लाइक कीजिएगा। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको लाजमी से सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।